नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा एडुफैक्ट यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपके जानकारी में है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हम देख भी चुके हैं। वर्ष 2022-23 के आरटी के बालकों के लिए निरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा जैसे ही ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के तुरंत बाद से निरीक्षण दल आपके स्कूल में आ सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया कि सत्यापन कब से है। 5 जो नवंबर है उसी के बाद सत्यापन हो सकता है और 21 नवंबर से पहले की डेट है। सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि सर लास्ट डेट क्या है। कोई लाइट का बिल नहीं है ये कि लास्ट डेट क्या है। कोशिश यही करें कर अपना वर्क पूरा करें, इसलिए मैं वीडियो भी आज रात में अभी 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा वीडियो देने में आपको टाइम लग गया, बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, पता करना था कुछ टेक्निकल बातों को, और बहुत सारी टेक्निकल बातें करने जा रहा हूं मैं। तो 5 नवंबर के आसपास ट्रेनिंग होगी सभी जिलों में और ट्रेनिंग के तुरंत बाद से निरीक्षण दल आपसे संपर्क कर लेंगे और फिर उसके बाद आपका निरीक्षण हो सकता है। यदि किसी साथी के स्कूल का अगर निरीक्षण दल गठन नहीं हुआ है, निरीक्षण दल गठन अभी हो रहे हैं, हो सकता है कि साला दर्पण पे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं, उनकी संख्या कम और स्कूलों की ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि निरीक्षण दल गठित करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अभी कुछ दिनों पहले यानी मतलब कल या परसों मैंने एक स्कूल का निरीक्षण दल देख रहा था, लेकिन उस टाइम पर निरीक्षण दल गठित नहीं हुआ था, बाकी अन्य स्कूलों का हो गया था। और जब आज देखा तो उस स्कूल का भी निरीक्षण दल गठित हो चुका है। यानी 5 तारीख तक लगभग सभी का निरीक्षण दल गठित हो जाएंगे। यदि किसी भी स्कूल का निरीक्षण दल गठित नहीं हुआ है और अगर आपके स्कूल में अगर आरटी का बालक है तो आप अपने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को लिखकर दे सकते हैं। वहां के आरटी प्रभारी से आप संपर्क करें तो वो आपका निरीक्षण दल गठित कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट जो प्रतिवेदन है वो आपको पोर्टल से डाउनलोड करना होता है। कैसे डाउनलोड करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं इसी वीडियो में। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आरटी विद्यार्थी पे क्लिक करेंगे और भौतिक सत्यापन पर क्लिक करेंगे। भौतिक सत्यापन पर क्लिक करते ही आपके सामने भौतिक सत्यापन 22-23 निरीक्षण प्रतिवेदन और भौतिक सत्यापन प्रविष्टि, तो आपको निरीक्षण प्रतिवेदन पर क्लिक करना है। वहां से एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने से पहले आपको एक विंडो ओपन होगी, एक वार्निंग दी जाएगी और उसके अंदर ये लिखा हुआ होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आरटी एडमिशन लॉक कर दिए जाएंगे। तो आप पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने सब कुछ वर्क पोर्टल पे कर दिया है क्या। तो इसी विषय पे मैं बात कर रहा हूं कि आपको रिपोर्ट निरीक्षण प्रतिवेदन डाउनलोड करने से पहले पोर्टल पे क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके सभी बच्चे पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं क्या। जो पोर्टल पे डेटा है वो और आपके जो रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, उसका जो डेटा है क्या वो मैच कर रहा है क्या। यदि आपको लगता है कि पोर्टल पर डेटा अलग है और आपके अटेंडेंस रजिस्टर में डेटा अलग है, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जो बच्चा आपके रजिस्टर्ड में है, आपके रिकॉर्ड में है परंतु पोर्टल पे नहीं है, तो आप उस बालक को पोर्टल पर नामांकित करें, पोर्टल पर ऐड करें। और यदि कोई ऐसा बालक है जो आपके पर्टिकुलर क्लास में है परंतु वास्तव में बच्चा आपके पास नहीं और आपने उसको अटेंडेंस रजिस्टर में भी नहीं ले रखा, तो आप उस बालक को आपके पोर्टल से उसका नाम पृथक कर दें। और यदि पेरेंट टीसी चाह रहा तो आप टीसी दे दें। और यदि बच्चा आपके पास स्कूल में कंटिन्यू नहीं आ रहा, टीसी नहीं बनाना चाहते, तो आप उसका नाम
हटा देवे, पृथक कर देवे। पृथक करने के लिए आप लॉगिन करें, उस बच्चे का एसआर नंबर देखें और पृथक पर जाकर आप एसआर नंबर डाल के लगातार अनुपस्थिति के कारण उसको पृथक कर देवे। इस तरीके से आप क्लास वाइज डेटा मैच कर पाएंगे। जब आप क्लास वाइज डेटा मैच करेंगे तो आपको साथ में जेंडर भी मैच करना है कि बच्चे कितने बॉयज है, कितने गर्ल्स है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या से क्या फर्क पड़ेगा, अभी जब मैं आपको निरीक्षण प्रतिवेदन बताऊंगा तो वहां पर आएगा। अगर आप बॉयज और गर्ल्स अगर ठीक नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बता दूंगा उसको भी आप कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां तो ऑप्शन ही नहीं है कैसे करेंगे, बट मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले क्लियर हो गया है कि आप निरीक्षण प्रतिवेदन डाउनलोड करने से पहले क्लास वाइज आपका डेटा चेक करेंगे। क्लास वाइज मीन सर कैसे चेक करेंगे क्लास वाइज डेटा? हम पोर्टल पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से आप क्लास वाइज डेटा देख सकते हैं। पोर्टल पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से आप ओनली आरटी के बच्चे किसी पर्टिकुलर क्लास के देख सकते हैं या नॉन आरटी के देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, विद्यार्थी पे क्लिक करेंगे, विद्यार्थी डाटा एंट्री सशुल्क पे क्लिक करेंगे और जैसे आपको क्लास थर्ड का डेटा देखना है तो वहां से आप क्लास थर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, रिव्यू लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप वहां देख पाएंगे आपके क्लास थर्ड के सारे बच्चे आ जाएंगे। ये जो वीडियो है जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो निरीक्षण होगा उस दिन आपका टाइम बचेगा। तो जो पुराने स्कूल संचालक है ये सारी चीजें जानते हैं, फिर भी वो सोचेंगे कि हम क्यों देखें इस वीडियो को, लेकिन जिस दिन निरीक्षण होगा किस तरीके से हम निरीक्षण करवाएं तो आपका भी टाइम बचेगा और हमारे जो निरीक्षण दल महोदय आएंगे उनका भी टाइम बचेगा। तो वो भी मैं आपको इसमें प्रोसेस बताने वाला हूं और यूं जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं ये सब उसी प्रोसेस का पार्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ऐसी देखी है जिसका डेटा कभी मैच नहीं करता है। किसी क्लास में कोई भी पर्टिकुलर क्लास लेते हैं, वहां पर डेटा बच्चों की संख्या ज्यादा बता रहा है और रजिस्टर में कम है। कई बार इस तरह देखा गया है, तो डेटा मैच होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्लास वाइज डेटा मैच कर लेंगे, उसके बाद आप निरीक्षण प्रतिवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन डाउनलोड करने के बाद अब एक एक टॉपिक को अपन क्लियरली लेंगे। इससे पहले आज 12 जिले में अंता से हमारे एक पदाधिकारी हैं रमेश यादव जी, उनके पिताश्री का आकस्मिक निधन हो गया। प्रभु से हम ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्राप्त करें, उनको देवें। जब आपकी निरीक्षण प्रतिवेदन आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपको निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार ही चलना है। जो निरीक्षण प्रतिवेदन है उसमें स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं 1 से लेकर 4 तक, उनकी आप ध्यान से स्टडी कर लें। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप जितना इनको स्टडी करेंगे उतना ही आपके लिए निरीक्षण करवाना आसान रहेगा। अब हम सीधा निरीक्षण प्रतिवेदन पे पहुंचते हैं और बीच बीच में आपको कुछ टेक्निक दे दूंगा पोर्टल पे एडिटिंग करने लायक। निरीक्षण प्रतिवेदन आप कम से कम 2 कॉपी में निकालें, उसके अलावा आप 3, 4 जो भी निकालें आपकी मर्जी है, पर 2 कॉपी में निकालना आवश्यक है। एक प्रतिवेदन आपके पास रहेगा, एक प्रतिवेदन निरीक्षण दल महोदय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आरटी शाखा में जमा करवाएंगे। निरीक्षण प्रतिवेदन में जो निरीक्षणकर्ता अध्यक्ष है उनका नाम आएगा। ये सारी इसको निरीक्षण प्रतिवेदन को भरने की जिम्मेदारी निरीक्षण जो दल है उनकी रहेगी, उनको ही भरना है पूरा। इस वीडियो में कुछ लाइंस में ऐसे भी बोलूंगा जिससे जैसा मैंने बताया टाइम बचेगा। निरीक्षण दल आपसे संपर्क करेंगे या फिर आप भी संपर्क कर सकते हैं। कई बार निरीक्षण दल ये कह देते हैं कि आप जो आरटी वाले जो बालक हैं उनके जो आधार नंबर है वो आप रिपोर्ट में भर के तैयार कर लेते। अगर निरीक्षण दल आपको कहते हैं, परमिशन देते हैं या जो भी लगता है वो आप लोग अपने लेवल पे देख सकते हैं। आइए
बढ़ते हैं अपन। जो पहला पेज, जो 5th नंबर का पेज होगा, वो स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा। इसमें ज्यादा कुछ भी टेक्निकल चीज नहीं है। सीधा मैं बिंदु संख्या 7 पे आ रहा हूं। मैं निरीक्षण प्रतिवेदन का बिंदु संख्या 7। ये जो बिंदु संख्या 7 है, इसमें बहुत टाइम लगता है भरने में, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से काम करें। जिस दिन निरीक्षण है उस दिन सभी क्लासेस का अटेंडेंस आप करवा लेवें, और निरीक्षण होने के दौरान ही किसी भी टीचर से प्रत्येक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की काउंटिंग टोटल करवा के रखें। इवन आप चाहो तो पहले एक रजिस्टर में एक रफ पेज, एक छोटा सा स्लिप के रूप में लगा सकते हैं, जिसमें आप पहले से लिख के तैयार रखें कि जैसे मान लीजिए 7th क्लास में इतने बॉयज है, इतने गर्ल्स है, आरटी के इतने हैं, नॉन आरटी के इतने हैं, और उन सबकी जो अटेंडेंस वगैरह है वो उस दिन कैलकुलेट करें। वो अटेंडेंस आरटी और नॉन आरटी दोनों की यहां पर फिल किया जाएगा। तो उस कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, तो वो कैलकुलेशन जिस दिन निरीक्षण है उस दिन हम प्रेजेंट लेके पूरी कैलकुलेशन करके तैयार रखें। डेटा मैच होना चाहिए, टोटल बॉयज, गर्ल्स, आरटी, नॉन आरटी। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपका पोर्टल और आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसको अगर आपने पहले से मैच नहीं किया है। तो अभी जैसा कि आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पोर्टल आप लॉक हो जाएगा अगर प्रतिवेदन डाउनलोड कर लेंगे। तो पोर्टल लॉक होना नहीं होना आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपने प्रतिवेदन डाउनलोड भी कर लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बच्चा ऐड कर दें या नाम पृथक कर दें। अगर आप ऐड करेंगे तो बच्चा ऐड हो जाएगा, अगर आप नाम पृथक करेंगे तो हट जाएगा। दोबारा प्रतिवेदन डाउनलोड कर लेंगे। सिर्फ पोर्टल में एक जो कमी आ रही है वो ये आ रही है कि जो प्रतिवेदन आप डाउनलोड करेंगे उसमें जो बच्चों की संख्या आ रही है उसमें और जो वास्तविक जो संख्या रहेगी उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ये पोर्टल में कमी हो सकती है। अगर इस वीडियो को डिपार्टमेंट के कोई भी साथी देख रहे हैं जो सक्षम है, इसको अगर ठीक करवा सकते हैं तो करवा सकते हैं। लेकिन जब आप प्रविष्टि करेंगे तो वहां पर वास्तविक डेटा आएगा जो पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा। तो अभी भी आप चाहें तो पहले से ही निरीक्षण प्रतिवेदन डाउनलोड करके और आप प्रविष्टि पे जाके देख सकते हैं। बिंदु संख्या 7 में जो बच्चों की संख्या बता रहा है उस संख्या को आप पहले से कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि सर प्रतिवेदन में जो संख्या आ रही है वो गलत है, वास्तव में संख्या इतनी है। हमने पोर्टल को अगली स्टेप में यानी जहां प्रविष्टि करेंगे वहां पर हमने लॉगिन करके देख लिया है, तो वो आपका टाइम बचने वाला है। बिंदु संख्या 7 इसकी हम सबसे पहले पूर्ति करवाएंगे। तो इसके अंदर अटेंडेंस भर जाएगी पूरी, आरटी नॉन आरटी सबकी। आगे बढ़ते हैं। जो बिंदु संख्या 8 है उसमें अगर कोई भी आरटी के बच्चे को अयोग्य करते हैं तो उसके कारण है। यानी कोई आरटी का बालक है जो अभी आ नहीं रहा है स्कूल में, या उसका आय प्रमाण पत्र नहीं मिला है, या कोई भी रीजन है, 11 से लेकर 30 तक के इसके कोड है 8.2 के अंदर। हो सकता है कोई बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह का नहीं है, या उसका जो निवास है वो अपने कैचमेंट एरिया का नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। या बालक ने 1/9/2022 से पूर्व विद्यालय छोड़ दिया है, बालक ने अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया है और कोई भी समझ में नहीं आया, कोई 27 पे अन्य कारण है। तो बहुत सारे कारण हैं, आप उन चीज को यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी कारण, अगर कोई भी बालक आपको आपके प्रतिवेदन में है लेकिन आपको योग्य करवाना है या वो अयोग्य हो रहा है तो आप वो जरूर डलवाएं। कोड, उसका कोड डलवाना जरूरी है। सिर्फ अयोग्य लिखने से कुछ नहीं होगा, आगे कोड भी लिखना जरूरी है। अगर सभी बालक योग्य हो रहे हैं या लगातार कंटिन्यू योग्य हो रहे हैं तो हम कई बार एरो लगा देते हैं, वो नहीं करना है। प्रत्येक बालक के आगे योग्य योग्य लिखना है। 8.3 के अंदर
जो आरटी के बालक हैं, निःशुल्क सीट पर जो अध्ययनरत बालकों की सूची है वो आएगा। तो उसके अंदर जो जो बालक आपके यहां पर अध्ययनरत है उन सभी बच्चों का आधार नंबर ध्यान से देख के भरना रहेगा। जो भी आधार नंबर है, अगर आधार नंबर नहीं है तो उसकी आधार नामांकन रिसिप्ट होगी, वो भरनी रहेगी। दोनों में से एक होना अति आवश्यक है। बिना आधार के या बिना आधार नामांकन रिसिप्ट के कोई भी बालक योग्य नहीं हो पाएगा। अब कई बार देखा गया है कि इस चीज के अंदर कई लोग जो है वो झगड़े वाली बातें करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है, ये है वो है, लेकिन जो अपने नियमों में मैं वो बता रहा हूं, बिना आधार कार्ड के या फिर आधार कार्ड रिसिप्ट के बिना कोई भी बालक योग्य नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना जरूर है, अगर एक दो बच्चों का अगर आधार कार्ड की रिसिप्ट आपके पास नहीं आई है तो आप निरीक्षण दल महोदय से ये कह सकते हैं कि सर हम इस बच्चे को अभी आप योग्य या अयोग्य कुछ भी मत करिए, इस बच्चे का जैसे ही एक दो दिन में आधार नामांकन आएगा तो हम वो रिसिप्ट लेके हम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पर्सनल व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत हो जाएंगे और वहां से हम ये करवा लेंगे। ये चीज आप दिशा निर्देशों में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें टाइमिंग का ध्यान रखें, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी वो इस भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि रहेगी। प्रविष्टि के बाद कार्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले पहले ये काम होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। 8.3 में हमने आरटी के समस्त बच्चे देख लिए। सारे बच्चे अपने पोर्टल पे जो भी आरटी के बालक हैं आपके स्कूल के वो आ रहे हैं क्लास वाइज। उसके बाद 8.4 आता है। 8.4 के अंदर जो नॉन आरटी के बच्चे हैं वो आएंगे। नॉन आरटी के बच्चों में यदि हम बात करें, सिर्फ आप उन बच्चों को देख पाएंगे जिस क्लास में आरटी के बालक हैं। जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आरटी के बच्चे हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ में नहीं है, PP3, PP4, PP5 में किसी के होंगे ही नहीं, तो इन क्लासों में कोई आरटी के बच्चे नहीं है। तो आपको उन क्लासेस की नॉन आरटी के बच्चों की लिस्ट भी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी, सिर्फ संख्या थी जो अपन स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, प्रेजेंट एब्सेंट वहां पर भर चुके हैं जितने बच्चे उपस्थित थे। अब जो नॉन आरटी के बच्चे हैं, जो जो अध्ययनरत है उसके आगे अध्ययनरत है, अध्ययनरत है, अध्ययनरत है पूरा लिखवाना है। ये नहीं कि आपने है लिख दिया और नीचे यूं यूं कर दें, वो नहीं चलेगा। और अध्ययनरत है पूरा लिखवाना है, अगर अध्ययनरत नहीं है तो अध्ययनरत नहीं है ये लिखवाना है। ये प्रॉब्लम आपको होगी नहीं अगर आप अपना डेटा पहले से ही मैच कर लेंगे। तो जो बालक आपके यहाँ है ही नहीं उस बालक को आप पहले से अगर नाम पृथक कर देंगे तो वो बालक आपकी रिपोर्ट में आएगा ही नहीं। और आप ऐसे बालक को पहले से ही नाम पृथक कर दीजिए ताकि आपकी रिपोर्ट भी अच्छी लगे, थोड़ी पॉजिटिव रूप में लगे। अब हम साथ के साथ थोड़ा सा एक टॉपिक बात कर लेते हैं। मैं नॉन आरटी से हटूं उससे पहले एक अनुपात 25-75 का जो रेशो है उसकी बात कर लेते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं, जो दिशा निर्देश है उसके आधार पे बात कर रहा हूं। कई बार मैंने देखा है कि मेरे वीडियो जाते हैं और बहुत सारे पदाधिकारी ऑब्जेक्शन करते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला। मैं वो बात बोल रहा हूं जो निर्देशों में है, वो सही है या गलत है उस चीज के लिए हमारे जो भी पदाधिकारी है, चाहे तो आप राज्य सरकार से जाके बात करें कि उन्होंने ऐसे निर्देश क्यों दिए हैं। मेरा काम है सिर्फ जो निर्देशों में उसको एक्सप्लेन करना और जो मेरे समझ में आ रहा है वो निर्देश। कई बार क्या होता है, निर्देश एक ही होते हैं लेकिन वो समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि होता है आप अलग समझ रहे हैं, मैं उसको अलग समझ रहा हूं। और ये मैं और आप ही नहीं, ये हमारे जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। एक ही केस के अंदर एक ही फैक्ट्स होते हैं, सब कुछ सेम होता है, बट एक मजिस्ट्रेट का फैसला अलग होता है, दूसरे जो कोर्ट में जाते थे होता है उसका फैसला अलग हो। ये समझने की बात होती है। तो जो मेरे समझ में आ रहा है वो मैं बात इसमें कर रहा हूं, जो हमारे दिशा निर्देश है। जो बच्चे आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आगे जो भी फॉरएवर जितनी भी क्लासेज है उनमें जा चुके हैं, उन बच्चों के आरटी के किसी भी बच्चे को
इस आधार पे अयोग्य नहीं किया जा सकता कि साहब नॉन आरटी के बच्चों की संख्या कम है। कुल मिला के बात यह है कि उन बच्चों, जो बच्चे हमारे सेकंड या उससे ऊपर वाली क्लासेज है, उनमें अनुपात देखने की जरूरत ही नहीं है किसी भी क्लास में, सेकंड और सेकंड से ऊपर। लेकिन जो हमारी एंट्री लेवल क्लास फर्स्ट है, उसके अंदर अनुपात देखना ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर जो नए बच्चे हैं उनके लिए अनुपात देखना है या पुरानों के लिए देखना है या सबके लिए देखना है? ये नया और पुराना शब्द मैंने क्यों ऐड किया? बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें लास्ट ईयर PP5 यानी HKG में पहले से आरटी का बालक था, वो बालक प्रमोट होके 22-23 में फर्स्ट में आ गया। अगर आप एक भी नया बच्चा नहीं ले रहे हैं इस वर्ष में आरटी के तहत, तो आपको उन बच्चों के लिए कोई अनुपात देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक भी नया बच्चा प्रवेश लिया वर्ष 22-23 में, तो आपको अनुपात देखना पड़ेगा। अनुपात में क्या रहेगा? सपोज दैट, मानिए कि हमारा PP5 में 5 बच्चे थे, वो 5 बच्चे प्रमोट होके फर्स्ट में आ गए और हमने 3 बच्चे नए ले लिए, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। इन 8 बच्चों के लिए आपको 8 × 3 24 बच्चा स्टूडेंट्स आपके नॉन आरटी के होना आवश्यक है, तब जाके हमारा 25-75 का रेशो मेंटेन होगा। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ 3 बच्चों के लिए 3 × 3, हम 9 बच्चे हमारे पास फर्स्ट में हैं और हम वो ले लें। अगर आपने एक भी नया बालक नहीं लिया प्रवेश, तो पुराने बच्चों के लिए कोई भी निरीक्षण दल किसी भी बच्चे को अयोग्य नहीं कर सकता। लेकिन एक भी नया बालक प्रवेश किया तो आपको पूरा रेशो चेक करना ही पड़ेगा, नए के लिए और पुरानों के लिए। नॉन आरटी के बच्चे भी नए पुराने सब शामिल है। कुल मिला के आप पोर्टल पे जाइए, क्लास फर्स्ट को खोलिए, सिलेक्ट करिए क्लास फर्स्ट को और कंट्रोल ऐप दबाइए। कंट्रोल ऐप दबा के वहां पर यस लिख दीजिए। यस लिखेंगे, आरटी के बच्चों की संख्या दिख जाएगी, उसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर लीजिए। टोटल बच्चे इतने होने चाहिए और वो सारे बच्चे अध्ययनरत होने चाहिए आपके स्कूल में। यहां पर 25-75 के अलावा एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, रोस्टर प्रणाली। उस रोस्टर प्रणाली के तहत पोर्टल ने यूं समझाया है कि पहला बच्चा नॉन आरटी का, सेकंड बच्चा जो सेकंड बालक आएगा वो आरटी का आ जाएगा। यानी कुल मिला के ये है कि 10 बच्चे अगर आरटी के हैं तो उसके लिए 30 होने चाहिए, लेकिन अगर 28 भी है तो भी पोर्टल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। निरीक्षण दल को आप कैसे कन्विंस करते हैं वो आप देखिए, लेकिन पोर्टल उसको एक्सेप्ट कर लेगा और दिशा निर्देशों में भी यही है। ये हमने रेशो की भी बात कर ली, 25-75 की भी बात कर ली, आधार कार्ड की भी बात कर ली। अब मुख्य रूप से जो टॉपिक आता है वो आता है फीस का। आइए अब अपन बात कर लेते हैं फीस की। थोड़ा सा पेज पलटूं में भी। $8.9 कितना, सॉरी 9 नहीं है, 8 पॉइंट नहीं है। सत्यापन की जो रिपोर्ट है उसमें एक टॉपिक है 9 पर, 75% छात्रों से ली जाने वाली शुल्क का विवरण। हमारे कई साथी बिल को लेकर, फीस को लेकर बहुत कंफ्यूजन होते हैं और इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं। और ये कंफ्यूजन इसलिए होते हैं कि हम लोग स्टडी करते ही नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं। सच्ची बात तो यह है, आरटी का जो बिल बनता है उसमें 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, यानी 3 कैलकुलेशन चलती है उसके अंदर, 3 तरीके की फीस का जिक्र किया जाता है और फिर उसके बाद आपका बिल बनता है। सबसे पहला होता है यूनिट कॉस्ट, जो आपके बिल के ऊपर लिखी हुई आती है ऊपर ही ऊपर। और यूनिट कॉस्ट के अंदर आपका हमारा कोई लेना देना नहीं है।
वो राज्य सरकार डिसाइड करती है। कैसे करती है, क्या करती है, उस बारे में भी अपन बात नहीं करेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है। तो यूनिट कॉस्ट की अपन बात कर रहे हैं। मैं फीस का टॉपिक लूं इससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूं, फिर मैं फीस को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा। अभी हमारा मिशन 2021 चल रहा है। मिशन 2021 के तहत हम राजस्थान भर से ऐसे सभी साथियों को ढूंढ रहे हैं जिन साथियों का 2021 या इससे पूर्व किसी भी कारण से उनका क्लेम बिल पेंडिंग है, उनको उनका भुगतान राशि प्राप्त नहीं हो रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, पोर्टल भरा नहीं भरा, सही भरा, रेड लाइन, या किसी का आंशिक भुगतान बाकी है। उन सभी लोगों से हम इसी सप्ताह में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री को मेल करवाने वाले हैं। उसकी एक कॉपी हम मीडिया को देंगे, उसकी एक कॉपी सीसी के रूप में आता है वहां पर ऑप्शन मेल में, वो हम हमारे मुख्यमंत्री को देंगे, और एक कॉपी हमारे जो एडुफैक्ट बाय राजीव शर्मा यूट्यूब चैनल है उसकी मेल पर लेंगे। और ये संख्या लगभग अभी अपने पास 2000 प्लस हो चुकी है, लेकिन अपना टारगेट 5000 का है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि उन सभी साथियों को देखें जिन जिन लोगों का बिल पेंडिंग पड़ा है, उन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से। जो मेल हम करेंगे वो एक ही दिन करेंगे, एक ही समय पर करेंगे, और कम से कम टारगेट यही कि 5000 की संख्या में हो, और उस मेल की एक कॉपी हम मीडिया को भी देंगे, और वो कम से कम संख्या 5000 होनी चाहिए। और ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे फीस के टॉपिक पे। यूनिट कॉस्ट राज्य सरकार डिसाइड करती है। फीस निर्धारण समिति की जो फीस होती है वो 3 साल में एक बार फिक्स होती है। इस वर्ष पोर्टल खुला था और हम सभी साथियों ने पोर्टल भरा है और वहां पर फीस की एंट्री भी कर दी है। अब कई साथियों का क्वेश्चन है, सर वो पोर्टल 21-22 के लिए खुला था, तो हम क्या वहां पर जो 21-22 की फीस जो तय कर दी, 22-23 में फीस 10% बढ़ा ले क्या? मैंने खूब वीडियो लगाए थे, आप लोगों को समझाया भी था कि वहां पर उस भूल जाइए 21-22, 20-21, 22-23 कोई मतलब नहीं था। वो होती है आपकी फीस कमेटी की फीस, और ये 2024-25 तक वही रहने वाली है, वो हर साल नहीं खुलने वाली है। वो फीस आपकी लॉक हो चुकी। पहले भी बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स करते रहते हैं, सर हम तो फीस बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा तो बिल नहीं बढ़ रहा, फीस बढ़ा रहे हैं हमारा तो बिल नहीं बढ़ रहा। तो कहां से बढ़ेगा? आपने इसको समझा ही नहीं कंसेप्ट को कि बिल बनता कैसे है। कि आप इस वर्ष में आपके जो बालक हैं, नॉन आरटी वाले बालक, आरटी वाले बालकों से तो कोई फीस लेते ही नहीं है, नॉन आरटी वाले बालकों से आप कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं। जितनी फीस आप चार्ज कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट में भरनी रहेगी। अगर आपके दोनों माध्यम है हिंदी और इंग्लिश, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का भर सकते हैं, और एक है तो आप एक का भर सकते हैं। फीस ध्यान से भरें भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में। सर ये प्रूफ कैसे होगी कि फीस हमारी ये है? आप जितनी फीस ले रहे हैं, सपोज दैट हम मानते हैं कि आपकी नर्सरी की फीस है 15,000। अब आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आपकी फीस 15,000 है? तो यदि आप चाहें तो आपकी फीस कमेटी की फीस बता सकते हैं कि सर देखो हमारी फीस ये 15,000 है। सेकंड थिंग, अगर आपकी फीस 15,000 है तो आप ले भी रहे होंगे 15,000, लेकिन अभी मंथ चल रहा है अक्टूबर नवंबर, अभी ये तो गारंटी नहीं है ना कि सारे पेरेंट्स आपको पूरी फीस जमा करा देंगे। तो ऐसे पेरेंट देखिए जिनकी पूरी फीस जमा हो गई है। तो मान लीजिए जैसे नर्सरी में कोई आपका बालक है, या आप फर्स्ट क्लास की फीस आपकी 16,000 है, 16,000 है, 17,000 है, जो भी XYZ है, तो किसी भी क्लास में आप उन स्टूडेंट्स को देखिए जिनकी फीस पूरी जमा हो चुकी है, उनकी एक टुकड़े में, 2 टुकड़े में या 3 टुकड़े में, जितने भी टुकड़े में हुई है उसकी आपने रिसिप्ट बनाई होगी। जो रिसिप्ट बनाई है उन रिसिप्ट का आप नंबर पहले से लिख के तैयार रखें एक पेपर के ऊपर, इतने नंबर की रिसिप्ट इस बालक की है, इतने नंबर की रिसिप्ट। मान लीजिए बालक की रिसिप्ट 3 बार में पूरी फीस आई है, तो आप तीनों रिसिप्ट का टोटल 15,000 हो जाए, वो आप निरीक्षण दल को दिखा दें, उससे निरीक्षण दल संतुष्ट
हो जाएंगे। और ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं है फीस का। इसी प्रकार से आप क्लास फर्स्ट में दिखा सकते हैं, सेकंड में दिखा सकते हैं, थर्ड में दिखा सकते हैं। कोई भी निरीक्षण दल कभी भी फीस को लेकर कोई माथापच्ची नहीं करते हैं। फीस कितनी बढ़ानी है कितनी नहीं बढ़ानी है वो 10%, 20%, 30% का कोई रूल नहीं है। वो सारे नियम थे, आपने जो फीस कमेटी में फीस भर दी और यहाँ पर आप जो 75% बच्चों से जो फीस ले रहे हैं उसका वो चीज आपको निरीक्षण दल को संतुष्ट करना होगा कि हम बालक से इतनी फीस ले रहे हैं। ये गारंटी नहीं है कि सारे बच्चों की पूरी फीस आए। ये मुख्य रूप से अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के विद्यालय में किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है। कौन सा भेदभाव करेंगे? सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, आरटी की हो नॉन आरटी की हो। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को विद्यालय से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं सहायक सामग्री दी गई है। इसके अंदर आप लोग बहुत परेशान होते हैं। जो भी सहायक सामग्री के रूप में आपने जो भी पेरेंट्स को दिया है उसका आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। उस रजिस्टर में आप लिख देंगे कि 70, 22, 23, उसमें क्लास वाइज ईयर वाइज बच्चों का नाम लिख देंगे और उसके आगे पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा लेंगे। तो निरीक्षण दल को आपको दिखाना होगा वो रजिस्टर और उस रजिस्टर पे आपको सिग्नेचर भी लेना होगा। विद्यालय गत वर्षों में प्राप्त पुनर्भरण की राशि का इंद्रास केस बुक में किया गया है। केस बुक को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं। आपको जो भी आरटी का क्लेम अमाउंट मिला है वो केस बुक में एंट्री होगी। आपके जो नॉन आरटी के जो बच्चों की फीस आ रही है वो भी केस बुक में एंट्री होगी। सर केस बुक कैसे होगी? क्या कंप्यूटराइज केस बुक चलेगी? बिल्कुल 101% चलेगी, लेकिन कुछ कंडीशन है। कहीं लोग क्या करते हैं जो कंप्यूटराइज केस बुक बनाते हैं या जो टेली में बनाते हैं कि साहब एक दिन में टोटल फीस इतनी आई, उस पूरी फीस की एक साथ एंट्री कर देते हैं, या एक महीने में या एक वीक में इतनी फीस आई, पूरी फीस की एंट्री एक साथ कर दी। उसमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन से बालक की कितनी फीस आई, कितने रिसिप्ट नंबर से फीस आई। अगर आप कंप्यूटराइज केस बुक भी मेंटेन कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस केस बुक में ये पता होना चाहिए। अगर आप टेली से मेंटेन कर रहे हैं कर सकते हैं कि इतने नंबर की रिसिप्ट इस बालक की है, इस डेट की है, ये सब कुछ पता चल होना चाहिए। तो आपकी कंप्यूटराइज केस बुक भी एक्सेप्ट है। कोई भी निरीक्षण दल इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो तो हमसे जो केस बुक या जो भी हमारी रिपोर्ट लेता है वो तो टेली में ही लेता है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनके हम आईटीआर भरते हैं समिति की, तो समिति की जब आईटीआर भरेंगे तो वहाँ तो डेटा टेली की फाइल जाती है जब ऑडिट करवाते हैं, जब वहाँ तो मैनुअल केस बुक को तो कोई मानता ही नहीं है। लेकिन जो हमारे निरीक्षण दल है, मोस्टली निरीक्षण दल जो भी है उन्होंने अभी तक, हो सकता है कि उन्होंने अपनी सरकारी स्कूल के अंदर जो मैनुअल केस बुक ही देखी होगी, तो वो आपसे कह सकते हैं कि नहीं हम तो मैनुअल केस बुक ही मानेंगे। तो आप वहां पर उनको कन्विंस करें या आप बताएं उनको कि नहीं सर कंप्यूटराइज केस बुक भी वैलिड है, उसके अंदर आपको जो चीज चाहिए वो सब कुछ है। ये अपना केस बुक का पार्ट भी हो गया, और कोई पार्ट है नहीं इसमें। फिर एक वीडियो में इसका और भी लगाऊंगा जिसके अंदर ये बताऊंगा निरीक्षण होने के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन की एंट्री कैसे करते हैं। अब आपके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं, जैसे आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में मुख्य रूप से आपके क्वेश्चंस होते हैं कि सर 1 पेज का या 4-5 पेज का। पिछले जब से ऑनलाइन हुआ है आय प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, तब से 1 ही पेज का कर दिया गया है, क्योंकि 4-5 पेज को अपलोड करने में स्पेस ज्यादा चाहिए था। तो 1 पेज का आय प्रमाण पत्र बिल्कुल स्वीकार्य है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने अगर 4-5 पेज का आय प्रमाण पत्र बना के दे दिया तो वो भी स्वीकार्य है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि साहब किसी का 1 पेज का है तो वो नहीं चलेगा। दिशा निर्देशों में 1 पेज का आय प्रमाण पत्र है वो चलेगा, 100% चलेगा। आय प्रमाण पत्र पर डेट क्या होगी? जो पुराने बच्चे हैं चाहे किसी भी क्लास का हो, उसमें डेट निरीक्षण से पहले की हो सकती है, कोई इशू नहीं है। 31 मार्च 2022 से लेकर निरीक्षण से पहले की डेट हो सकती है। मोस्टली आय प्रमाण पत्र आप लोग जुलाई में ही ले लिया करो सभी बच्चों से, जो पुराने बच्चे हो जाते हैं उनसे। और जो नए बच्चे हैं उनका जो आय प्रमाण पत्र होगा इसमें डेट की बाउंडेशन है। 17 मई लॉटरी की डेट थी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 17 मई 2022, उससे पहले का ही आय प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। आय प्रमाण पत्र क्या सभी बच्चों से लेना है?
ST, SC, BPL और कुछ एक दो कंडीशंस और है, उन बच्चों को छोड़ दीजिए, उनसे आय प्रमाण पत्र लेने की कोई जरूरत नहीं है ST, SC से। लेकिन हमें ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये बालक ST से बिलोंग करता है। क्या ST का सर्टिफिकेट बालक का होना आवश्यक है? नहीं। अगर बालक के पिता का भी है तो वो भी स्वीकार्य होगा। बालक या बालक के पिता में से किसी भी एक का हो सकता है। अगर बालक के पिताजी का है तो आप स्वीकार कर लीजिए, लेकिन आप कहिए कि बालक का भी आप बढ़वा के देवें। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लॉटरी की तिथि से पूर्व का होना चाहिए। कुछ टॉपिक पोर्ट्रेट से रिलेटेड लेने जा रहा हूं। बच्चों के एडिटिंग का मैंने कहा था कैसे करेंगे। कई सारों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर बच्चों का नाम वगैरह सब कैसे एडिट करें। नाम भी एडिट हो रहा है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। पिता का नाम भी हो रहा है, माता का नाम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है सर बच्चे के जेंडर में आ रही है या बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में आ रही है। बच्चे का जेंडर भी एडिट हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी एडिट हो रहा है, दोनों एडिट हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां से करेंगे मैं बता देता हूं आपको। विद्यार्थी डाटा एंट्री सशुल्क में जाएंगे, जिस क्लास में एडिटिंग करनी है उस बच्चे को देख लीजिए। उस बच्चे के आगे एक्शन का एक कॉलम बना हुआ, उस पर क्लिक करिए, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और ये वहीं से एडिट हो जाएगा। कास्ट कैटेगरी भी एडिट हो जाएगी, बट जेंडर और डेट ऑफ बर्थ वहां से एडिट नहीं होगा। उसके लिए आप होपलेस मत होइए, बिल्कुल एडिट होगा। उसके लिए आप एक काम करिए, आधार वेरिफिकेशन पे पहुंच जाइए। विद्यार्थी डाटा एंट्री सशुल्क पे आप विद्यार्थी पे क्लिक करेंगे, ऊपर ई वेरीफाई करके लिखा हुआ है, वहां पर आप पहुंच जाइए। वहां से बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी एडिट हो जाएगी और वो आधार कार्ड से लिंक है पोर्टल, वो भी चेक हो जाएगा। तो वहां पर यह है कि जैसे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालिए, आप बच्चे के नाम में कुछ है तो वो करेक्शन करिए, बच्चे का जेंडर भी वहां ठीक करिए, मेल या फीमेल, और आधार नंबर डालिए, अपडेट कर दीजिए, ऑथेंटिक पे क्लिक कर दीजिए। अगर वो डेटा आधार कार्ड से मैच कर रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु अगर आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ तो भी आप कुछ 12 नंबर डाल के जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये टेक्निक अभी किसी को भी नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है और फिर आप जेंडर कैसे ठीक करेंगे, बट वहां कुछ भी आप नंबर डाल के भी कर लीजिए, बच्चे का जेंडर भी ठीक हो जाएगा और डेट ऑफ बर्थ भी ठीक हो जाएगी। बच्चे का नाम वगैरह तो सब कुछ आपने उधर से टिक कर दिया। ये दोनों चीज आप बिना आधार कार्ड भी 12 नंबर डाल के आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इससे लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य साथियों तक पहुंचाइए। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर सारे टॉपिक्स एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़ें। पिछला जो चैनल था वो अपना डिलीट हो गया था, किसी कारणवश से डिलीट कर दिया गया था मैंने। तो जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब कर रखा था शायद उनको पता भी नहीं कि हमने सब्सक्राइब भी किया नहीं किया, तो आप दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी जोड़ें। और जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है, जिनका क्लेम बिल क्लियर नहीं हुआ है, उनके लिए प्लीज आप सभी लोग प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी राजस्थान के स्कूल संचालक साथियों को पुनः प्रणाम।